Today we talk about zero order reaction. Zero order reaction, those chemical reaction in which the rates are independent of the concentration of reactant. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर रेट्स जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट हम जितनी मर्जी क्वांटिटी में ले लें वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा। इसकी एग्जांपल हम लेने के लिए, इसकी काइनेटिक्स को ड्राइव करने के लिए हम लेते हैं एक कंसीडर अ सब्सटेंस ए इज डीकम्पोज इनटू प्रोडक्ट। एक हमारे पास सब्सटेंस ए है जो कन्वर्ट हो रहा है अपने प्रोडक्ट के अंदर। सपोज करते हैं हमने स्टार्ट के ऊपर उसके लिए ए मोल्स, तो प्रोडक्ट के हमारे पास होंगे 0 मोल्स। 0 मोल्स क्यों होंगे? क्योंकि अभी टाइम इक्वल टू 0, यानी जब टाइम गुजरा ही नहीं होगा तो हमारे पास कंसनट्रेशन जो होगी वो सिर्फ रिएक्टेंट की होगी। प्रोडक्ट तो अभी बने नहीं क्योंकि टाइम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब वो टाइम पहुंचेगा, टाइम इज़ इक्वल टू टी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने, सपोज करें एक्स मोल्स हैं, तो ए हमारे पास कितने होंगे? ए माइनस एक्स। सपोज करें ये हमारे पास बन गए 30 मोल्स, ये ए थे हमारे पास 100 मोल्स, तो बी हमारे पास एक्स मोल्स की जगह 30 मोल्स, तो ए कितने रह जाएंगे? ए हमारे पास 100 माइनस 30 यानी कि 70 मोल्स रह जाएंगे। इसी को निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इधर एक्स मोल्स हैं सपोज, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएंगे? ए माइनस एक्स मोल्स। उसके बाद पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। और पावर जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन पावर टू ज़ीरो, और जिस चीज़ की भी पावर ज़ीरो हो उसको हम लेते हैं 1, यानी कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है के, और के रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा कांस्टेंट के और इनिशियल कंसंट्रेशन पावर ज़ीरो, और जिसकी पावर ज़ीरो होगी वो इक्वल होता है 1 के, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा के। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने का या लिखने का मेथड हमारे पास एक ये, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है डी एक्स व डी टी। डी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितना कंसंट्रेशन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के उसके लिए कितना टाइम गुजरा। अगर एक्स हमारे पास, यानी कि हम रिएक्शन को पढ़ रहे हैं आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, यानी जितने सेकंड के बाद हम रिएक्शन को पढ़ रहे हैं उस दौरान उसके अंदर चेंज कितना आया कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन में चेंज आया और कितने टाइम में आया, वो हमारे पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है के रेट ऑफ रिएक्शन ही इक्वल है डी एक्स और डी टी के। अगर ये हम ले रिएक्टेंट के लिए तो हम इसके साथ साइन लगाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कि आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी इसकी कम हो रही है। और अगर ये हम प्रोडक्ट के लिए लिखें तो इसके साथ लगाया जाता है साइन पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर ये दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, डी एक्स और डी टी इज इक्वल टू के। और के यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के हमारे पास है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कि इतने टाइम के बाद इतनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बन चुकी हुई है। इसको समझने के लिए इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो हम इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि डी टी अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो हमारे पास साइन रिप्रेजेंट किया जाता है ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन साइन किस लिए यूज़ किया जाता है? डी को ख़त्म करने के लिए, डेरिवेटिव को। तो जब हम इसका डी एक्स के लेंगे तो डी इंटीग्रेशन के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा एक्स के। हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है तो वो उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, वो पहले ही बाय सेपरेट कर लिया जाता है। और डी टी की ली जाती है, डी कैंसिल हो जाएंगे इंटीग्रेशन साइन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा के टी प्लस सी। और सी हमारे पास क्या है? सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसका कोई कांस्टेंट लगाया जाता है सी, तो सी हमारे पास होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और अगर हम सी की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, जो भी रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि बाउंड्री इक्वेशन बोला जाता है इसको। बाउंड्री इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी? 0 मोल। जब टाइम कितना था हमारे पास? 0। यानी कि अगर हमने सी की वैल्यू को मालूम करना है तो हम बाउंड्री इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जैसा कि टाइम जब कितना था? 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स भी कितनी थी? 0, यानी कि प्रोडक्ट का कोई भी मोल तब बना ही नहीं था। इसी वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, एक्स की जगह 0 और टाइम जब 0,
तो हमारे पास सी, और सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आंसर होगा वो होगा ज़ीरो। इसी की वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पे k किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन के लिए हमें टाइम मालूम हो और रेट कांस्टेंट मालूम हो कि, तो हम यहाँ पे x यानी कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम यूनिट मालूम करते हैं, यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के लिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए उसके यूनिट क्या होंगे, x इज इक्वल टू के टी, क्योंकि k हमारे पास रेट कांस्टेंट है और t इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। एक्स हमारे पास जबकि कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है हमारे पास मोल पर डी एम क्यूब, टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड, तो हमारे पास जो इसका फाइनल यूनिट निकलेगा वो होगा मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड, और यही यूनिट यूज़ किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट हमारे पास मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड होता है, और फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यही हमारे पास इक्वेशन के लिए यही यूनिट आएंगे। अगर हम इसी को रेट ऑफ रिएक्शन के लिए देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल था डी एक्स ओवर डी टी। एक्स हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के यूनिट क्या है, मोल पर डी एम क्यूब, और टाइम के लिए पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट होगा मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सेम यही यूनिट होगा मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल रिप्रेजेंट की गई हैं। एक हमारे पास है अमोनिया की, 2NH3 कन्वर्ट हो रहा है N2O3H2। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो वो अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा होता, यानी अगर अमोनिया की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ले ली जाए फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड उस रिएक्शन की उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, और चाहे हम जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लें वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। और इसी तरह 2HI है, वो भी उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आता है, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यही मतलब है कि इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा होता। और हमारे पास जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे होते।